अधिकारी था तैमूर लंग का, और शाहरुख मिर्जा के बाद में वहाँ का साम्राज्य जो था वो विघटित होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये इंटरलिंक हैं ये चीज़ें कि भी उत्तर भारत में सैयद वंश चल रहा है, और सैयद वंश का जो पहला शासक जिसने स्थापना की थी खिज्र खान ने, तो खिज्र खान ने कहा था कि मैं इसी शाहरुख मिर्जा का केवल सिपह सालार हूँ। ऐसा कहा था सैयद वंश की नींव रखने वाले खिज्र खान ने कि मैं तो सिर्फ शाहरुख मिर्जा का सिपह सालार हूँ, क्योंकि मैं तो तैमूर लंग के साथ भारत आया था और अब बिल्कुल मैंने दिल्ली सल्तनत पे यहाँ की राजगद्दी पे मैं बैठ गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक सिपह सालार हूँ शाहरुख मिर्जा का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वही शाहरुख मिर्जा है। इसका जो राजदूत था वो अब्दुल रज्जाक, राजदूत का नाम था अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन के रूप में बहुत बार पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आया था, विजयनगर की यात्रा की थी। तो अब्दुल रज्जाक राजदूत बनकर के आया था शाहरुख मिर्जा का, और इसने विजयनगर की यात्रा की थी। और इस समय में देवराय सेकंड का शासनकाल चल रहा था। देवराय सेकंड भी विद्वानों का संरक्षक था और ये स्वयं भी विद्वान था। इसने महानाटक सुधा निधि और ब्रह्म सूत्र पर टीका की रचना की थी। जब शासक ने स्वयं इतने काम किए हैं तो ये आपको ध्यान रखने ही है कि भी एक तो इसने महानाटक सुधा निधि और दूसरा ब्रह्म सूत्र इसकी रचना की थी इसने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो देवराय सेकंड था इसके बाद में शासक बना था मल्लिकार्जुन, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा योग्य या शक्तिशाली शासक नहीं था। और इसके बाद में शासक बना था विरूपाक्ष सेकंड, और विरूपाक्ष सेकंड भी विजयनगर का शक्तिशाली शासक नहीं था। इसके समय में हमें देखने को मिलता है कि महमूद तृतीय बहमनी शासक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और महमूद तृतीय स्वयं पावरफुल ना होकर के उसके समय में जो सेनापति महमूद गवां था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, वो हम देखेंगे कि वो कितना शार्प माइंडेड इंसान था। उसने इतने ज़्यादा बहमनी शासक को इतनी विजय दिलवाई और इसके अलावा इतने अच्छे काम किए बहमनी साम्राज्य के अंदर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, विरूपाक्ष सेकंड। अभी बहमनी को पढ़ते समय फिर से आपके दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए विरूपाक्ष सेकंड। तो विरूपाक्ष सेकंड का शासनकाल था 1465 से लेकर के 1485 तक, और इस समय में हमें बहमनी शासक देखने को मिलता है महमूद तृतीय। ठीक है, इसके बाद में हम संगम वंश के शासकों को पढ़ रहे हैं। ये तो कंटिन्यू माइंड में चल रहा है ना कि संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश के शासकों को हम पढ़ रहे हैं। प्रौढ़ राय या प्रबुद्ध राय जो था ये संगम वंश का अंतिम शासक था। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि भाई संगम वंश में यदि हमारे लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो कहाँ से आ सकता है, हरिहर फर्स्ट से, बुक्का फर्स्ट से, इसके अलावा हरिहर सेकंड से, देवराय फर्स्ट से और देवराय सेकंड से। इन 5 शासकों को आपको बिल्कुल अच्छे मैनर में पढ़ना है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, प्रौढ़ राय क्योंकि ये संगम वंश का अंतिम शासक था, जैसे हरिहर फर्स्ट संगम वंश का पहला शासक था, तो पहला और अंतिम शासक तो आपको ध्यान ही रखना है। जैसे गुलाम वंश का भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स, तो वो हम ध्यान ही रखते हैं कि पहला शासक कौन था, अंतिम कौन था। अब क्योंकि उत्तर भारत की जो हिस्ट्री है वो आप इतनी बार वो नाम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप थोड़े से सहज होते हैं उसको याद करने में, है ना। और यहाँ पे क्योंकि ये नाम शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं या बहुत कम ही पढ़ते हैं इन चीज़ों को कि दक्षिण भारत का इतिहास है, ओके 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 बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत सरफेसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो करके आना इजी टास्क हो सकता है आपके लिए, बशर्ते आप एक बार विजयनगर और बहमनी एम्पायर को ठीक तरीके से पढ़ लो, है ना। तो प्रौढ़ राय या प्रबुद्ध राय 1485 में शासक बना था, संगम वंश का ये अंतिम शासक था। यानी अब नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है, अगला वंश शुरू हो रहा है, कौन सा, सुलू वंश, सुलू या सालू वंश। अपने पिता विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके ये शासक बना था प्रौढ़ राय। इसने विरूपाक्ष सेकंड की हत्या कर दी थी, लेकिन शासक तो खुद भी बन के नहीं रह पाया था, और इसके सेनापति नरसिंह सालू ने सत्ता पे अधिकार कर लिया था। ऐसा ही हमें गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी को पढ़ते समय देखने में आता है कि किस तरह से अयोग्य शासक होने पे उसी का सेनापति या उत्तर पश्चिम में नियुक्त जो गवर्नर हुआ करता था वही आकर के दिल्ली पे राजगद्दी पे अपना आधिपत्य जमा लेता था। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ इसके सेनापति ने। हम बात कर रहे हैं प्रौढ़ राय की, तो प्रौढ़ राय के सेनापति ने, जिसका नाम था नरसिंह सालू, और इसी ने, सालू ही नाम ही था इसका, नरसिंह सालू, तो इसने सालू डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी। इसने विजयनगर पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो सालू वंश ये स्टार्ट हुआ 1485, क्योंकि प्रौढ़ राय 1485 में शासक बना था, उसे हटा दिया, और सालू वंश ने केवल 20 वर्षों तक शासन किया।
और ये वंश ही इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है संगम वंश, इसके अलावा तुलु वंश। ये दो वंश और इनके शासक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायनेस्टी ने मात्र 20 साल ही रूल किया था। तो देखिए, इसका पहला शासक जो कि सेनापति था प्रबुद्ध राय का, तो नरसिंह सालू, इसी ने इस वंश की स्थापना की थी। 1485 से लेकर के 1491 तक इसने रूल किया था। इसके बाद थिम्पू भोपाल, ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रोनोलॉजी के लिए अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हैं कि इसके बाद थिम्पू भोपाल बना था 1491 में, और 1491 में ही इमाड़ी नरसिंह शासक बन गया था। मात्र 20 साल इस डायनेस्टी ने रूल किया। इसके शासनकाल में वास्तविक शक्तियां जो थी वो नरसा नायक के पास थी। इमाड़ी नरसिंह जो था, इसके शासनकाल में वास्तविक जो शक्तियां यानी एक्चुअल में जो शासक बना हुआ था वो कौन था? नरसा नायक था। ठीक है, बलबन के बारे में भी ठीक हम यही सेंटेंस काम में लेते हैं। देखिए, 1505 ईस्वी में इस नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह इमाड़ी ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलु वंश स्थापित कर दिया। यानी ये जो नरसा नायक था, इसी का पुत्र वीर नरसिंह है। इस वीर नरसिंह ने तुलु वंश की शुरुआत की है, और ये डायनेस्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वास्तविक शक्तियां तो हाथ में थी नरसा नायक के, लेकिन तुलु वंश को स्थापित किया है वीर नरसिंह ने। इसने क्या किया? ये जो अंतिम शासक था इमाड़ी नरसिंह, सुलु वंश का या सालू वंश का, इसको हटा दिया और इसने तुलु वंश को स्थापित कर दिया। तो तुलु वंश की शुरुआत वीर नरसिंह ने की। 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक चला था तुलु वंश। अभी देखो, संगम वंश हमने देख लिया, संगम वंश चला था 1336 से लेकर के, और ये चला था 1485 तक। इसके बाद हमने देखा 1485 से लेकर के और 1505, मात्र 20 सालों तक चला सालू वंश। तो इन दोनों डायनेस्टी में, इन चारों ही डायनेस्टी में क्रोनोलॉजी, या फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे कम रूल अगर किसी डायनेस्टी ने किया तो वो थी सालू डायनेस्टी, मात्र 20 वर्षों तक। और सर्वाधिक अगर शासन किसी ने किया है तो वो थी संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी ने रूल किया था 1336 से लेकर के 1485 तक। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना कर दी थी 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। ये वीर नरसिंह स्वयं शासक बना। इसके बाद कृष्णदेव राय शासक बना, और ये वीर नरसिंह का भाई था। वीर नरसिंह का भाई था कृष्णदेव राय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर ये था। क्यों इंपॉर्टेंट था? एक तो ये समझिए कि बाबर, अब आप ये समझ सकते हैं कि 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था कृष्णदेव राय ने। यानी कृष्णदेव राय जब शासक बना था, इस समय में, ये तो था विजयनगर में, इस समय में उत्तर भारत में दिल्ली में क्या चल रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में इस समय लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी, है ना। और लोधी डायनेस्टी के बाद में, यानी इब्राहिम लोधी ने 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल वो हार गया था, और बाबर ने आधिपत्य कर लिया था दिल्ली और आगरा पे। तो 1526, यानी जब कृष्णदेव राय शासक था, 1530 तक था ना, तो हम बात कर रहे हैं 1526, जिसमें भारत पे, दिल्ली सल्तनत पे बाबर ने अधिकार कर लिया था। 1526 पानीपत का फर्स्ट बैटल। तो आप ये सोचिए कि बाबर के समकालीन रहा था 4 साल तक तो कौन? कृष्णदेव राय। बाबर की भी मृत्यु हो गई थी 1530 में, और कृष्णदेव राय का भी शासनकाल समाप्त हो गया था 1530 में। तो दोनों का शासनकाल एक साथ ही समाप्त हुआ था, बाबर का भी, कृष्णदेव राय का भी। अब आप उत्तर भारत की राजनीति को कि क्या मतलब वहाँ की डायनेस्टी कौन सी चल रही थी, कौन शासक था, कौन रूल कर रहा था, इससे कंपेयर कर पा रहे हैं दक्षिण भारत में क्या चल रहा था इस समय। तो बाबर ने, इंपॉर्टेंट क्यों है कृष्णदेव राय? एक तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि भारत का, दक्षिण भारत में यदि कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक इस समय में था तो वो था कृष्णदेव राय। यानी बाबर ने स्वयं ये माना है कि इस समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था भारत में कृष्णदेव राय। तो इसलिए भी ये शासक इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृष्णदेव राय ने
अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। ये तो हमें देखने में आ गया है कि भाई जो जो शक्तिशाली शासक थे इन्होंने उपाधियां धारण की थी। बुक्का फर्स्ट ने भी की थी, हरिहर सेकंड ने भी की थी, देवराय सेकंड ने भी की थी। तो यहाँ पे कृष्ण देव राय, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। कृष्ण देव राय नाम आने के साथ आपको माइंड में स्ट्राइक करना है तुलु डायनेस्टी का शासक चल रहा है, तुलु वंश का शासक चल रहा है, लेकिन कहाँ पे, विजयनगर में ही। यदि बात आती है बुक्का फर्स्ट सेकंड या फिर विरूपाक्ष या फिर देवराय फर्स्ट देवराय सेकंड, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ये तो संगम डायनेस्टी के रूलर थे। क्या आप उत्तर भारत में भी ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि भी मैं तो अलाउद्दीन खिलजी को और मोहम्मद बिन तुगलक को अलग अलग नहीं कर पाता हूं? अब बहुत बेहतर तरीके से अलग कर पाते हैं। आपको पता है वो खिलजी डायनेस्टी का रूलर था अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक डायनेस्टी का रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक बहुत बार इस बात को सुन लिया है, तो आपको ये बात बिल्कुल कंठस्थ हो गई है, आपको अपना दिमाग लगाने की नीड ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शायद आप पहली बार या दूसरी तीसरी बार ही इन चीजों को पढ़ रहे होंगे, तो इस वजह से एक बार या दो बार एकदम तरीके से आप इस चीज को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कृष्ण देव राय कौन सी डायनेस्टी से था। आप तुरंत बोलोगे तुलु डायनेस्टी से था ये तो, ठीक है। और तुलु वंश की शुरुआत किसने की थी? वीर नरसिंह ने, ये हम देख चुके हैं। और उसी का भाई था कृष्ण देव राय। इसने अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। इसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पे बैठा दिया था। ये बहमनी सुल्तान महमूद शाह को, ये बात चल रही है 1509 से 1530 ईस्वी तक की, है ना। कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे। अब आप देखिए 1498 से अब आप 1530 तक की घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। 1498 जैसे ही जलीय मार्ग खोजा गया भारत आने का वास्को डिगामा ने, वैसे ही पुर्तगालियों ने लगातार भारत में आना शुरू कर दिया था। तो इस समय में पुर्तगाली चाहते थे कि राजा जो शासन कर रहा था उसका संरक्षण हमें मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें, क्योंकि आए तो ये सभी व्यापार करने ही थे। ये तो बाद में इनकी नीयत बदली और इन्होंने साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में जब इनिशियल लेवल पे ये आने शुरू हुए थे उस समय इनका उद्देश्य, इनका पर्पस जो था वो व्यापार करना था। तो पुर्तगालियों को व्यापार करना था, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि विजयनगर बहमनी यहाँ के शासकों से तो इनको मित्रतापूर्ण संबंध रखने ही पड़ेंगे, तभी इनको शासक संरक्षण प्रदान करेगा, है ना। तो कृष्ण देव राय के पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। और ऐसी बात नहीं है कि ये मित्रता सिर्फ एक तरफा थी। देखिए ये शासक को भी मदद करते थे, जैसे पुर्तगालियों ने कृष्ण देव राय की मदद की थी विजयनगर में सिंचाई व्यवस्था के लिए। तो सिंचाई की नई नई तकनीक, इन व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों ने मदद की। तो उस समय का शासक यही तो चाहता था कि राजस्व कोष ज़्यादा बढ़े। और राजस्व कोष कैसे बढ़ सकता था? आय ज़्यादा शासक की कैसे हो सकती थी? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज वहाँ पे हो। और उपज के लिए तो ये लड़ाइयाँ लड़ते थे बहमनी और विजयनगर के शासक आपस में कि रायचूर का दोआब हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत उपजाऊ भूमि है रायचूर का दोआब, तो वहाँ का उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता था। उत्पादन ज़्यादा होगा तो शासक को भी ज़्यादा राजस्व मिलेगा और इससे शासक अपनी सेना को और ज़्यादा सुसंगठित कर पाएगा ताकि वो और ज़्यादा साम्राज्य विस्तार कर पाएगा, है ना। तो ये कड़ियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो पुर्तगाली भी नो डाउट कृष्ण देव राय की मदद कर रहे थे। एक तो अच्छी नस्ल के घोड़े प्रोवाइड करवा रहे थे, क्योंकि अब तक इस समय तक आते आते पुर्तगालियों ने अरबी व्यापारियों से घोड़ों के व्यापार को छीन लिया था और अपना अधिकार कर लिया था। तो कृष्ण देव राय को तो बहमनी शासक को हराने के लिए चाहिए थे कि अच्छी नस्ल के घोड़े उसकी सेना में हों। तो पुर्तगालियों ने अरब से घोड़ों का व्यापार छीन लिया था, तो इसलिए घोड़े तो चाहिए कृष्ण देव राय को भी अपनी सेना के लिए। तो इसीलिए इसने मित्रता की थी पुर्तगालियों से और पुर्तगालियों को भी आवश्यकता थी कृष्ण देव राय की। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीन लिया। अब देखिए गोवा कैसे इधर उधर, कभी विजयनगर शासकों के पास में है, कभी बहमनी के पास में है, कभी पुर्तगालियों ने छीन लिया है, इसे फिर से बहमनी शासक छीन लेंगे। तो कैसे चला था कि अभी हमने देखा था कि बहमनी साम्राज्य से गोवा और दाभोल ये दोनों छीन लिए थे हरिहर सेकंड ने और मिला लिए थे विजयनगर में। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया था इन पुर्तगालियों ने। कृष्ण देव राय ने कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध संधि प्रस्ताव को, ये जस्ताव नहीं है प्रस्ताव है, संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये जमोरिन कौन था? ये जमोरिन जो कालीकट है,
केरल वर्तमान का, कालीकट जो है वहां का शासक था। और जमोरिन इसने टाइटल उपाधि धारण कर रखी थी। और इस जमोरिन ने वास्को डिगामा का बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया था। जो वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था, क्योंकि सबसे पहले कालीकट ही पहुंचा था वास्को डिगामा, तो जमोरिन ने उसका बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया था। कृष्णदेव राया रिजेक्टेड द ट्रीटी